आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा थोड़ा दादा कि किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया था। बिशुनगढ़ इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। इस क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें एक मंत्र दिया गया कि आप लोग मेहनत के साथ अपनी मंजिल पर आगे बढ़िए। जहाँ भी आपको छोटी मोटी आवश्यकता होगी जो आपके जीवन में आकर बाधा डालेंगी उनमें हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपकी मंजिल तक आपको पहुँचाने में हम सब भी अपने भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो निसंदेह आज के कार्यक्रम और इस प्रकार के कार्यक्रम चाहे किसी संस्था किसी संगठन के माध्यम से हो, बच्चों को मोटिवेट होने का अवसर मिलता है, बच्चे उससे प्रेरित होते हैं और उन्हें एक खुशी के साथ साथ एक पॉजिटिव वाइब मिलने का काम होता है। पूरे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, सब जयराम महतो का अपना आइडियल मानते हैं और आज आप लोग करके दिखाया, खासकर बिशुनगढ़ क्षेत्र में। उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप आइडियल मान रहे हैं? जी, मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि मैं जिस प्रकार विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मैंने यहाँ तक का सफर तय किया, उसके बाद भी मैं अपनी पढ़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। मैं अपनी पढ़ाई को एक MLA बनने के बाद भी जारी रखा हूँ और उपाधि की ओर लगभग नजदीक हूँ। तो मैं सभी बच्चों से, भाइयों से, बहनों से कहूँगा, शिक्षा ही भारत देश को बदलेगी। आज अगर दुनिया के जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो वैज्ञानिक सोच के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ आगे बढ़े हैं जो जाकर विश्व पे अपना नाम कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि भारत हो या झारखंड हो, जब हम लोग यहाँ की शैक्षणिक संस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तो हमें लगता है कि शायद बहुत गति के साथ झारखंड और भारत बदलेगा। वर्तमान की जो व्यवस्था है इसे देखते हुए कितना यानी वर्तमान की व्यवस्था बिल्कुल निराशाजनक है। नीट पेपर लीक का मामला हो या झारखंड में सालों से बच्चों का स्कॉलरशिप ना मिलना हो, ये बिल्कुल निराशावादी विषय है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज सरकारों को अगर इस देश को, इस राज्य को विकसित बनाना है तो उन्हें शिक्षा पर इन्वेस्ट करना होगा। शिक्षा ही है जो हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे की ओर लेकर जाएगा। आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। कई नहीं, हमें लगता है हजारों स्कूल होंगे और मतलब किसी विद्यालय में कहीं शौचालय नहीं है तो कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है, तो कहीं कमरे का अभाव है, तो कहीं शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं पंखा नहीं है। ये व्यवस्थाएं बिल्कुल इस राज्य में विद्यमान हैं जो नकारात्मक हैं और मैं चाहता हूं सरकार इस पर संज्ञान ले और ध्यान दे। शिक्षा स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों पर, आगे के कार्य पर कार्रवाई करेंगे। दादा, शहरी शिक्षा पद्धति और ग्रामीण शिक्षा पद्धति में एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। जहाँ शहर में देखते हैं हम बच्चे पढ़ाई करके IIT JEE मेंस की तैयारी करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई करके मुंबई, दिल्ली और पलायन की ओर देखते हैं। तो ये डिफरेंस कब? जी, ये इस अंतर को कम करने के लिए आपको सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो संचालित विद्यालय हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ देनी होगी। वहीं से बच्चों को तैयार करना होगा, वहीं से वो एक एम लेकर आगे बढ़े कि उन्हें किस फील्ड को ज्वाइन करना है, किस सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो हमें लगता है कि ग्रामीण बच्चों में भी ये दिलचस्पी बढ़ेगी कि उन्हें बाहर प्लान नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार, अपने प्रतिभा के अनुसार एक योग्य व्यक्ति बनकर अपने समाज को, अपने क्षेत्र का सेवा करना। सरकार एक बड़ा हिस्सा जो है शिक्षा विभाग पे खर्च करती है, शिक्षा पे करती है, लेकिन आज भी प्राइवेट स्कूलों की हमें जरूरत पड़ रही है। क्यों? देखिए, इसका मूल कारण है कि सरकारी तंत्र में करप्शन लिप्त होने के कारण, इसका मूल कारण है कि सरकारी सुविधाएं देरी से मिलने लगती है, सरकारी सुविधाएं गांव तक पहुंचते पहुंचते आधी हो जाती हैं, जिसके कारण आज प्राइवेट स्कूलों का भी आज भी बोलबाला है। तो इसे बदलने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए बदलने के लिए हमें सरकार को एक रोड मैप बनाकर चलना होगा, उसमें से एक सर्वदलीय बैठक बुलानी होगी, सबसे राय परामर्श करना होगा कि बताइए, सब अपने अपने स्तर से बताइए कि हम लोग पहले झारखंड की शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे बदले, उस अनुसार उन्हें कार्य करना होगा। और हमें लगता है 2 दिन में नहीं बदलेगा तो कम से कम 3 से 5 साल का एक प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत हमें काम करना है। पलायन का मुद्दा तभी सुलझेगा जब शिक्षा लोगों में मिलेगी। बिल्कुल, एजुकेटेड होंगे तो अपनी योग्यता के। अभी देखिए, अगर हमारे जो भाई बाहर ही गए हैं, हमें लगता है उनमें से 25% अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, 75% एक साधारण वर्कर है। ये कारण है कि वो वहाँ स्किल भी नहीं है, उन्हें स्किल लेबर की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं। इसका मूल कारण है एजुकेशन। उनको दुनिया के अनुसार, समय के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो अपने, जैसे अभी हम कृषि की बात कर ले, बिशुनगढ़ प्रखंड ठीक है, ये पलायन का क्षेत्र है तो कृषि का भी क्षेत्र है। ये पलायन में अगर आगे है तो कृषि में आगे क्यों नहीं है? तो हम कृषि में अगर आगे करेंगे तो कृषि की शिक्षा देंगे। शिक्षा का मतलब केवल वही शिक्षा नहीं जो हम लोग
ABCD से शुरू करते हैं और मैट्रिक पास करके खत्म करते हैं। शिक्षा का मतलब हर एक उस विषय की जानकारी जहां आप अपने हुनर के साथ कुछ कर सके। तो हम लोग अगर कृषि को आधुनिक जोड़ दें, नए नए तरीके से खेती करने लगे, तो वो 10,000 जाकर बाहर में कमाएंगे, उससे अच्छा 15-20 हज़ार रुपये अपने गाँव में कमाएंगे और यहीं रहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सरकार पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा फ्री देती है, उसके बाद हायर एजुकेशन में क्यों फीस लेने लगती है? हायर एजुकेशन भारत में फ्री क्यों नहीं है विधायक जी? देखिए, उसके लिए एक भारत देश को अपने बजट में सुधार करना होगा और बजट में सुधार करने के लिए भारत देश में को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि भारत अभी टैक्स कहाँ से कलेक्शन कर रहा है, उन टैक्स कलेक्शन करने के एरिया को बढ़ाना होगा। जब टैक्स कलेक्शन करने का एरिया बढ़ जाएगा जो हमारे बजट में आके समाहित होता है, तब हम फिर आगे जाकर तकनीकी शिक्षाओं में निःशुल्क करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी का जो चर्चा का विषय है राज्यसभा चुनाव, आपने अभी संबोधन में कहा कि 1 नंबर में वहाँ एवरेस्ट में कौन चढ़े और क्या क्या 1 नंबर और 2 नंबर के कोई नहीं था। आपने 2 नंबर का भी जिक्र नहीं किया था, थोड़ा क्लियर करेंगे? आप पर आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, राजनीति में तो आरोप लगेंगे ही। अगर राजनीति में आप हैं तो आप पे आरोप ना लगे तो आप राजनीति में है ही नहीं। आप किसी भी शख्स का नाम लीजिए जिनको आज पूजे जाते हैं, लेकिन वो जब जिंदा थे तो उन पे भी आरोप लगे। गांधी आज पूजे जाते हैं लेकिन जब वो जीवित थे उन पे भी आरोप लगे, और नेहरू आज पूजे जाएं लेकिन जब वो जीवित थे उस समय उनकी भी आलोचना हुई। तो हम कहने हम लोग साधारण व्यक्ति हैं इस देश में, इस दुनिया में। सुकरात की आलोचना हुई, प्लेटो की आलोचना हुई, बुद्ध की आलोचना हुई, नानक की आलोचना हुई, पैगंबर की आलोचना हुई, ब्रूनो की आलोचना हुई, भगत सिंह तक की कई लोगों ने आलोचना की। तो हम तो उनके उनके चरणों के धूल के बराबर है। तो राजनीति के क्षेत्र में आलोचनाएं होंगी। आपने एक न्यूज चैनल में हम इंटरव्यू देख रहे थे आपका विधायक जी, उसमें आपने कहा था कि अगर हम मंत्री बनते हैं अभी तो और ज्यादा काम कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि जो जेल कैम है वो JMM के साथ गठबंधन में आ सकती है? नहीं, गठबंधन तो मंत्री कैसे? दीर्घकालिक नहीं होगा। जैसे अगर सरकार में अगर संकट की स्थिति उत्पन्न होगी बहुमत को लेकर और ऐसा कोई निमंत्रण आया तो उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए समर्थन के आधार पर मैंने ये कहा। तो मतलब विधायक जी कि डुमरी के बाद कहते हैं मांडू में भी आप काफी समय देते हैं और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में कुछ कह सकते हैं आप? देखिए, उनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग देख ही रहे हैं उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका क्या रह रहा है लोगों के बीच। हम लोग अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, हम लोग अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस पर हम लोग के ध्यान विधायक जी आप कह रहे हैं कलाम उनका कह सकते हैं ना कि आजकल पूरा चर्चा जैसे गालियाँ लेकर के हमेशा बात करते हैं, कुछ यानी बातचीत नहीं होती है क्या विधानसभा में? नहीं, बात हमें लगता है 2 ही 4 विधायक है जिनसे हमारी बातचीत नहीं होती है, उनमें से एक वो भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2029 में आपने जैसा अभी अपने भाषण में कहा कि कोई विधायक एक्स विधायक हो सकता है, एक्स मंत्री हो सकता है, लेकिन एक्स डॉक्टर नहीं हो सकता है। आपने बहुत बड़ी बात कही। तो क्या मांडू की जनता आपसे आस लगा रही 2029 में यहाँ जो भी उम्मीदवार होंगे क्योंकि एलिजिटेटेड होंगे, क्योंकि शिक्षित जनप्रतिनिधि होंगे तो भी क्षेत्र का कल्याण होगा? बिल्कुल बिल्कुल शिक्षित जनप्रतिनिधि होंगे और मांडू को बेहतर हम लोग कर सके। मांडू हम लोग का बेहतर सीट है और डुमरी और मांडू हमें बराबर ही है, कोई विशेष अंतर नहीं। अरे जब डुमरी में होती है तो उसके छींटे तो यहाँ मांडू तक तो आना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा कनेक्शन भी पूरा ऊपर घाट का कनेक्शन भी है मांडू और डुमरी का। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अभी झारखंड में कहते हैं हजारीबाग भी जेल कैंप के लिए काफी चर्चा का विषय रहता है। नहीं, हजारीबाग क्षेत्र बड़ा है। बिल्कुल बड़ा क्षेत्र है और इस हजारीबाग क्षेत्र में भी हम लोग का प्रभाव ठीक ठाक है। अब देखिए आगे क्या होता है, हमारे साथी कितना मेहनत करते हैं वो निर्भर करेगा। चलिए 2029 का कुछ रोड मैप बता दीजिए, किनके साथ जाइएगा दरअसल? वो 2028 के आधे के बाद निर्णय लेंगे, उसके अभी तक निर्णय नहीं ले पाए। अभी तो कोई एक है वो बता रहे हैं कि 81 में हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, आजसू पार्टी के तो विधायक हाँ, बोल रहे ये हैं बड़ा 81 में रोचक हमारा सवाल है। जीत। 81 हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। आप तो झारखंड में देखिए, इतने पॉपुलर है। एनडीए फेंडीए वाला बयान तो आप सुने ही होंगे। देखिए, उनके बयान को उनके पार्टी के लोग ही गंभीर नहीं लेते हैं। उनके बयान को गंभीरतापूर्वक उनके पार्टी के लोग नहीं लेते हैं और विधानसभा में भी जिस प्रकार से वो बातों को उठाते हैं और उस समय भी जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वो उस समय भी आप देखे होंगे। तो एक राज्यसभा सांसद के लिए कितना वोट होना चाहिए? उन्होंने कहा कि 81 वोट उन्हीं को मिलेगा, नाथवानी को मिलेगा। ये कहाँ तक है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ना कि भले वो राजनीति में आए हैं लेकिन अभी भी उनको समझ बढ़ानी होगी, राजनीति की समझ परिपक्वता बढ़ाना होगा ताकि
जो उनके बयान आते हैं, जिस प्रकार से वो अपने टिप्पणी करते हैं, वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। है दादा, अंतिम सवाल, बहुत सवाल का जवाब आपने रांची में दिया, यहाँ पिछड़ों के आप किनको आपने चुना था राज्यसभा में? देखिए, हमने झारखंड को चुना था और मैंने आप पहले ही कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप लोग कवि हैं, कलम की श्रेणी में आते हैं, आप लोग दिनकर की श्रेणी में आते हैं, आप लोग लेखक हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तक संदेश पहुँच गया होगा। हमने झारखंड को और झारखंडियत को वोट किया था। वहाँ तो आपने जय बाबा बैजनाथ कह दिया था। तो झारखंडियत में जय बाबा बैजनाथ का संबंध है, जय बाबा बैजनाथ का संबंध झारखंडियत से है, झारखंड से है, इसमें क्या बुराई है? एक अंतिम सवाल जी। 2029 में झारखंड में कितने जयराम होंगे? देखिए, झारखंड में ज्यादा से ज्यादा जयराम होंगे, तभी काम आसान होंगे। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।